नमस्कार दोस्तों। क्या आपको लगता है कि दुनिया हर दिन और बुरी होती जा रही है? क्या आपको मीडिया देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि हर तरफ केवल युद्ध, आतंकवाद, भूख और गरीबी ही है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि दुनिया पहले से अधिक खतरनाक हो गई है, लेकिन हैंस रोजलिंग की किताब फैक्टफुलनेस हमें चौंकाने वाला सच बताती है। असलियत में दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर है। यह किताब हमें बताती है कि हमारी सोच और वास्तविकता के बीच में एक बड़ा गैप है। हम मानते हैं कि दुनिया अमीर और गरीबों में बटी है, जबकि असलियत यह है कि आज की दुनिया ज़्यादातर आबादी मध्यम वर्ग में है। हमें लगता है कि मौत, बीमारियां, युद्ध पहले से बढ़ गए हैं, लेकिन वास्तविक डेटा कहता है कि लोगों की औसतन उम्र बढ़ गई है। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो रही है, गरीब तेजी से कम हो रहे हैं। हेंस रोजलिंग जो डॉक्टर है, सांख्यविद और शिक्षक थे, इस किताब में 10 सोचने की गलत आदतें बताते हैं जो हमारी समझ को बिगाड़ देती है। जैसे गैप इंस्टिंक्ट, हम हमेशा चीज़ों को दो छोरों में बांट कर देखते हैं, अमीर गरीब, विकसित विकासशील। निगेटिविटी इंस्टिंक्ट, नकारात्मक की प्रवृत्ति, हमें लगता है कि सब बिगड़ रहा है, जबकि हकीकत में सब बेहतर हो रहा है। फियर इंस्टिंक्ट, हम रेयर खतरों का बड़ा मानने लगते हैं और असली खतरों को नजरअंदाज कर देते हैं। ब्लेम इंस्टिंक्ट, हम किसी एक व्यक्ति या संस्था को दोषी ठहरा देते हैं, जबकि कारण जटिल और बहुआयामी होता है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमें फैक्ट और डेटा के आधार पर सोचना चाहिए, न कि डर और मीडिया के सेंसेशनल खबरों के आधार पर। दोस्तों, सोचिए, अगर आप अपनी सोच को बदलकर डेटा ड्रिवन तरीके से दुनिया को देखना शुरू करें, तो आपकी दृष्टि कितनी स्पष्ट हो जाएंगी। आपको समझ आएगा कि ज़्यादातर लोग पहले से ज़्यादा सुरक्षित, स्वस्थ और शिक्षित हैं। आपको लगेगा कि हमारी प्रगति धीमी नहीं बल्कि तेज है, बस हमारी नज़रें गलत तरह पर टिकी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण, आप दुनिया को निराश नहीं बल्कि आशा और अवसरों की दृष्टि से देख रहे हो। हंस रोसलिन का मानना है कि फैक्टफुलनेस एक सोचने का नया तरीका है, जो हमें हकीकत को सही रोशनी में दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि समस्याएं ज़रूर है, लेकिन उनके समाधान भी लगातार बन रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी सोच को बदलना चाहते हैं, अगर आप दुनिया को वैसे ही देखना चाहते हैं जैसे वह सचमुच में है, तो और अगर आप निराशा से निकलकर आशा की नज़र के जीवन और समाज को देखना चाहते हैं, तो फैक्टफुलनेस आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग किताब है। यह तो सिर्फ शुरुआत है। अग अब आगे इस किताब के हर अध्याय को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे सोच की गलत आदतें हमारी ज़िंदगी, हमारे फैसले और हमारी दुनिया की तस्वीर बदल देती है। अध्याय 1, गैप इंस्टिंक्ट। दोस्तों, हैंस रोजलिंग कहते हैं कि इंसानों की सबसे बड़ी सोचने की गलती है दुनिया को दो हिस्से में बांटकर देखना। हम मानते हैं कि दुनिया अमीर और गरीब में बटी हुई है, विकसित और अविकसित देशों में बटी हुई है, शिक्षित और अशिक्षित में बटी है, लेकिन यह सच नहीं है। असलियत यह है कि दुनिया की ज़्यादातर आबादी अब बीच के स्तर, मिडल लेवल पर है। गलतफहमियां कहाँ से आती है? हम बचपन से आ रहे हैं कि एक तरफ अमेरिका, यूरोप जैसे अमीर देश और दूसरी तरफ एशिया, अफ्रीका जैसे गरीब देश। मीडिया भी हमेशा ऐसी कहानियां दिखाता है जिसमें या तो बहुत अमीर देश होते हैं या फिर गरीब। नतीजा यह होता है कि हमारे दिमाग में दो चरम छोर की तस्वीर बैठ जाती है। लेकिन हैंस रोजलिंग डेटा दिखाकर साबित करते हैं कि अब दुनिया में गैप पहले जैसा नहीं रहा। असली डेटा क्या कहता है? आज दुनिया की 80% से ज़्यादा आबादी मध्यम आय वर्ग, मिडिल इनकम में है। मतलब न तो बहुत गरीब है, न ही बहुत अमीर। पहले लगभग 1960 में सही मायने में गैप था। तब बड़ी आबादी गरीबी में थी और कुछ ही देश अमीर थे। लेकिन पिछले 50 सालों में हालात बदल गए हैं। अब ज़्यादातर देशों की शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर भी सुधर हुआ है। उदाहरण, भारत में आज औसत जीवन प्रत्यक्ष लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल से ज़्यादा है, जबकि 1960 में केवल 40 साल थी। गैप इंस्टिंक्ट का असर, जब हम दुनिया को सिर्फ अमीर बनाम गरीब के नज़रिए से देखते हैं तो कई समस्या को गलत समझते हैं। हमें लगता है कि गरीब देशों में लोग हमेशा भूखे और बीमार रहते हैं। हमें लगता है कि अमीर देश हमेशा
आगे बढ़ते रहेंगे और गरीब देश हमेशा पीछे रहेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकतर देश अब 20 के लेवल तक पर पहुंच चुके हैं और लगातार प्रगति कर रहे हैं। हैंस रॉलिंग्स का समाधान। रॉलिंग्स कहते हैं कि हम 4 स्तरों लेवल ऑफ इनकम्स के आधार पर दुनिया को देखना चाहिए, न कि सिर्फ छोरों के आधार पर। एक, लेवल 1 सबसे गरीब, दिन का खर्च $2 से कम, जहां लोग नंगे पैर चले, साफ पानी और बिजली तक नहीं है। 2, लेवल 2 थोड़ा बेहतर, दिन का खर्च $2 से $8, साइकिल, पौड़ा खाना और कुछ सुविधाएं। लेवल 3 मध्यम वर्ग, दिन का खर्च $8 से $32। लेवल 4 सबसे ऊंचा स्तर, दिन का खर्च $32 से ज़्यादा, कार, इंटरनेट, उच्च शिक्षा। आज की दुनिया में बड़ी आबादी लेवल 2 और लेवल 3 पर है, यानी न पूरी तरह गरीब है न ही पूरी तरह अमीर। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि हमें अपनी सोच बदलनी होगी। दुनिया अब दो हिस्सों में बटी नहीं है, वह लगातार विकसित हो रही है और ज़्यादातर लोग मध्यम वर्ग स्तर तक पहुंच चुके हैं। अगर हम गैप इंस्टिक्स को समझ ले तो हमें न केवल दुनिया को सही रोशनी देने में आदत पड़ेगी, बल्कि हम भविष्य के लिए ज़्यादा आशावादी भी हो जाएंगे। गैप इंस्टिंक्ट हमें गलत तस्वीर दिखाता है, अमीर और गरीब के बीच एक बड़ा फैसला, लेकिन असलियत यह है कि दुनिया में गैप से बाहर आ चुकी है, लगातार सुधार की दिशा में बढ़ रही है। अध्याय 2, नेगेटिविटी इंस्टिंक्ट। दोस्तों, हैंस कहते हैं कि इंसान की सोच अगर एक बड़ी कमजोरी है, हम बुरी खबरों को ज़्यादा मानते हैं और याद रखते हैं, जबकि अच्छी खबरों को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसे ही वे नेगेटिविटी इंस्टिंक्ट कहते हैं। क्यों होती है यह प्रवृत्ति? हमारा मस्तिष्क हजारों सालों से यह इस तरह प्रोग्राम हुआ है कि हर संभावित खतरे को पहले से पहचाने। अगर कोई खतरा हुआ तो जीवन बच सकता है, अगर खतरा नहीं भी हुआ तो नुकसान नहीं होगा। यही कारण है कि आज भी हम नकारात्मक खबरों को पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। मीडिया भी इस आदत की ओर मजबूत करता है, क्योंकि बुरी खबरें ज़्यादा सनसनी लगती है और उन्हें लगातार देखकर पढ़कर ज़्यादा प्रतिक्रिया देते हैं। हकीकत बनाम हमारी सोच। रोजलिंग बार बार आंकड़ों को जरिए बताते हैं, दुनिया हर दशक के साथ बेहतर हो रही है, लेकिन हमें लगता है कि सब कुछ बिगड़ रहा है। उदाहरण, आज पूरी दुनिया की जीवन औसत प्रतीक्षा लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल से ज़्यादा है, जबकि 1800 में यह केवल 30 साल की थी। आज दुनिया की बड़ी आबादी स्कूल जा रही है, जबकि 100 साल पहले यह सुविधा बहुत कम लोगों को मिलती थी। पिछले 20 सालों में दुनिया बेहद गरीबी आदि रही है, लेकिन जब लोगों को सवाल किया जाता है कि क्या दुनिया बेहतर हो रही है या बदतर, तो ज़्यादातर लोग कहते हैं बदतर। नेगेटिव इंस्टिंक्ट का असर। इस प्रवृत्ति के कारण हम हमेशा तनाव और डर में जीते हैं। हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई असर नहीं हो रहा है। हम दुनिया को गलत दृष्टि से देखने लगते हैं, जिससे समाधान ढूंढना मुश्किल हो जाता है। यह सोच हमें निराशा और हताशा की ओर ले जाती है। हैंस रोजलिंग का समाधान। रोजलिंग कहते हैं कि इस प्रवृत्ति से बाहर निकलने के लिए हमें ये कदम उठाने चाहिए। एक, तथ्यों पर ध्यान दें, भावनाओं पर नहीं। डेटा और आंकड़ा देखिए, न कि केवल हेडलाइंस या सुर्खियाँ। 2, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स पर फोकस करें। किसी एक घटना से भ्रमित न हो, बल्कि देखें कि लंबे समय में दुनिया कैसी प्रगति कर रही है। 3, अच्छी खबर खोजो, केवल नकारात्मक पर ध्यान न दे। दुनिया में हर दिन लाखों सकारात्मक बदलाव भी हो रहे हैं। नेगेटिविटी इंस्टिंक्ट हमें एक गलत नज़रिया देता है। हम सोचते हैं कि दुनिया हर दिन और खराब हो रही है, जबकि असलियत इसके उलट है, दुनिया लगातार बेहतर हो रही है। हमें याद रखना होगा, युद्ध कम हो रहे हैं, जीवन स्तर बढ़ गया है, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो रही है और शिक्षा अधिक लोगों तक पहुंच रही है। नकारात्मकता की प्रवृत्ति से निकलने का एक ही तरीका है, फैक्ट्स पर भरोसा करना। जब हम तथ्यों के आधार पर सोचेंगे, तभी हम समझ आएगा कि इंसानियत भी अभी तक कितनी बड़ी प्रगति की है। अध्याय 3, स्ट्रेट लाइन इंस्टिंक्ट। दोस्तों, हैंस कहते हैं कि इंसानों की एक और आम सोच की गलती है। हम यह मान लेते हैं कि हर चीज़ सीधी रेखा की तरह बढ़ जाती है, यानी अगर कुछ बढ़ रहा है तो वह हमेशा उसी गति से और हमेशा बढ़ता रहेगा। इसे ही वह स्ट्रेट लाइन इंस्टिंक्ट कहते हैं।
सीधी रेखा की गलतफहमियां। अगर हम बताया जाए कि दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है तो हमारा दिमाग तुरंत सोचता है कि यह लगातार जाएंगी और शायद एक दिन पूरी दुनिया ओवर पॉपुलेशन से बढ़ जाएंगी। लेकिन असली दुनिया में वृद्धि कमी सीधा रेख में नहीं होती। वास्तविकता में बढ़त अक्सर कर्व जैसी होती है, यानी पहले तेजी से बढ़ना फिर धीरे धीरे रुकना। उदाहरण, जनसंख्या वृद्धि। प्रॉल्जिंग बताते हैं कि लोग सोचते हैं कि जनसंख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ जाएंगी, जबकि आंकड़े बताते हैं कि पहले जनसंख्या तेजी से बढ़ी क्योंकि मृत्यु दर कम हो गई और लोग ज़्यादा जीवित रहने लगे। लेकिन अब जन्म दर भी धीरे धीरे घट रही है। इसका मतलब है कि आने वाले दशकों में जनसंख्या स्थिर हो जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया की जनसंख्या लगभग 11 अरब के आसपास आकर्षित हो जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया की जनसंख्या लगभग 11 अरब के आसपास आकर्षित हो जाएंगी। यह अनंत वृद्धि का मामला नहीं है। स्ट्रेट लाइन इंस्टिंक्ट का असर। जब हम चीज़ों को सीधी रेखा की तरह सोचते हैं तो कई समस्याओं को गलत समझते हैं। एक, हमें लगता है कि सभी समस्याएं नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। दो, हम पैनिक मोड में चले जाते हैं और गलत नीतियां बनाते हैं। तीन, हमें लगता है कि भविष्य केवल खराब ही हो सकता है। लेकिन असलियत यह है कि हर ग्राफ अंततः स्थिर की ओर जाता है। हैंस रॉलिंस का मानना है कि रोजलिंग के सुझाव देते हैं कि डेटा को सही तरह से पढ़ो। अगर ग्राफ सीधी रेखा जैसा दिख रहा है तो देखें कि क्या वह आगे जाकर फ्लैट हो सकता है। दो, जनसंख्या समझें। यह देखें कि लोग कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनकी जीवन प्रत्याशा कितनी है और आने वाली पीढ़ियां कैसी होंगी। तीन, लंबी अवधि का नजरिया रखें। केवल आज की वृद्धि दर देखकर भविष्य तय न करें। स्ट्रेट लाइन इंसिक हमें एक झूठा डर देता है कि दुनिया हर चीज से बढ़ जाएंगी, चाहे वह जनसंख्या हो, प्रदूषण या हो या संसाधनों की खपत। लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकतर चीजें धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ रही है। जनसंख्या की अनियंत्रित रूप से नहीं बढ़ेंगी, बल्कि एक निश्चित स्तर पर आकर रुक जाएंगी। हर वृद्धि हमेशा सीधी रेखा जैसी नहीं होती। अगर हम आंकड़ों को सही समझ रहे तरह से समझे तो हमें पता चलेगा कि समस्या उतनी भयावह नहीं है जितनी दिखती है। असली बुद्धिमान में ट्रेडर्स को कर्व की तरह देखना, न कि सीधी रेखा की तरह देखना। अध्याय 4, फियर इंस्टिंक्ट। दोस्तों, हैंस बताते हैं कि इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन है डर। हमारे दिमाग में डर इतना गहरा बैठा है कि हम अक्सर तथ्यों की बजाय आशंकाओं के आधार पर फैसले लेते हैं। यही है फियर इंस्टिंक्ट। डर क्यों हावी होता है? रोजलिंग कहते हैं कि डर हमारी इवोल्यूशनरी प्रोग्राम का हिस्सा है। हजारों साल पहले हमारे पूर्वज जंगल में रहते थे, जहाँ हर समस्या खतरा था। जंगली जानवर, बीमारियां, प्राकृतिक आपदाएं। इसलिए बचने के लिए दिमाग ने यह आदत बना ली है कि डर को तुरंत गंभीरता से ले लो। लेकिन आज की दुनिया में यही आदत हमें गलत दिशा में सोचने के लिए मजबूर कर रही है। मीडिया और डर। रोजलिंग बताते हैं कि मीडिया इस फियर इंस्टिंक्ट को और बढ़ा देता है, क्योंकि लोग डरावनी खबरें ज़्यादा ध्यान से देखते हैं। जैसे आतंकवादी हमलों की खबरें हफ्तों तक टीवी पर चलती रहती है, लेकिन सड़क हादसों से रोज लोग मरते हैं, फिर भी उस पर चर्चा नहीं होती। यानी हम उन खतरों पर ध्यान देते हैं जो डरावने दिखते हैं, भले ही उनका हर असर असल जिंदगी में बहुत कम हो। वास्तविकता बनाम डर। हैस- हैसन रोलिंग्स कहते हैं कि अक्सर लोग दुनिया को उससे ज़्यादा खतरनाक मानने लगते हैं जितनी वह वास्तव में है। उदाहरण, आतंकवाद से मरने वालों की संख्या बहुत कम है, लेकिन लोग इसे बड़ा खतरा मानते हैं। बीमारियां और गरीबी जैसे असली खतरे अक्सर उतना डर पैदा नहीं करते, जबकि उनका असर कहीं ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि डर हमारी धारणा के को तोड़ मोड़ देता है। फियर इंस्टिंक्ट के परिणाम। एक, हम गलत प्राथमिकताएं तय करते हैं। जिन समस्याओं से असल में ज़्यादा लोग मरते हैं उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। दो, हम पैनिक में फैसले लेते हैं, जैसे छोटे छोटे खतरे पर ओवर रिएक्ट करना। तीन, हम दुनिया को वास्तविकता से ज़्यादा अंधात्मक मानते हैं। हैंस का समाधान। रोलिंग्स कुछ उपाय बताते हैं फियर इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करने के लिए। एक, आंकड़ों की ओर देखें, कहानियां की नहीं।
किसी भी घटना पर मीडिया की हेडलाइन से ज़्यादा असली डेटा पर भरोसा करो। 2, खतरों को परिचित में देखो। खुद से पूछो, क्या यह खतरा वास्तव में बड़ा है या बस डरावना लग रहा है? 3, तथ्यों से डर को संतुलित करो। यह समझो कि आज की दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा सुरक्षित है। सीख, डर एक स्वाभाविक भावना है। अगर हम तथ्यों और आंकड़ों का सहारा लें तो समझ पाएंगे कि दुनिया उतनी खतरनाक नहीं है जितनी लगती है। डर से मुक्त होकर ही हम सही फैसले ले सकते हैं। हैंस कहते हैं, डर को महसूस करो लेकिन फैसला हमेशा तथ्यों के आधार पर लो। अध्याय 5, साइज इंस्टिंक्ट। दोस्तों, हैंस इस अध्याय में बताते हैं कि इंसानी दिमाग की एक बड़ी कमजोरी है आकार को बड़ा तरह कर देखना। हम जब हम कोई संख्या या आंकड़ा बहुत बड़ा दिखाते हैं तो हम तुरंत सोच लेते हैं कि यह गंभीर समस्या है। इसे रोलिंग्स कहते हैं साइज इंस्टिंक्ट, आकार की गलत धारणा। जब हम सुनते हैं कि 20 लाख लोग भूख से पीड़ित हैं, 10 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, तो हम इसे संख्या बहुत डरावनी लगती है। लेकिन अगर हम इन आंकड़ों को संदर्भ में नहीं रखते तो वे हमारी समझ को भटका देती है। उदाहरण, आज दुनिया में 7 अरब लोग हैं और उनमें से 10 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, तो यह कुल बच्चों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन सुनने में यह बहुत बड़ा और डरावना लगता है। संदर्भ का महत्व। हैंस कहते हैं कि हर बड़ी संख्या को हमेशा रेशो या कंपैरिजन में देखना चाहिए। जैसे भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है। अगर हम कहते हैं कि 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे है तो यह सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन तुलना में देखें तो यह सिर्फ लगभग 3 से 4% का हिस्सा है। यानी असली तस्वीर उतनी ही नकारात्मक नहीं है जितनी पहली नजर आती थी। मीडिया और साइज इंस्टिंक्ट। मीडिया अक्सर बड़ी संख्याओं को बिना संदर्भ दिखाते हैं ताकि खबर बड़ी और डरावनी लगे। जैसे, हजारों लोग बाढ़ पीड़ित से प्रभावित हुए, लेकिन असली सवाल यह है कि कितने प्रतिशत लोग प्रभावित हुए और यह पिछली बार से ज़्यादा है या कम है। बिना तुलना किए हम स्थिति का सही अंदाजा नहीं लगा सकते। साइज इंस्टिंक्ट के खतरे। 1, हम गलत प्राथमिकताएं तय करते हैं। छोटी लेकिन बड़ी संख्या वाली समस्याओं पर ध्यान लगाते हैं जबकि बड़ी समस्याएं नजरअंदाज हो जाती है। 2, फैसले भावनाओं पर आधारित हो जाते हैं। बड़ी संख्या देखकर घबराहट या डर से काम करते हैं। 3, वास्तविक प्रगति छिप जाती है क्योंकि हम सिर्फ बड़ी संख्या देखते हैं, सुधार नहीं देख पाते। हैंस का समाधान है, रोलिंग्स हमें साइज इंस्टिंक्ट से बचने के लिए कुछ उपाय बताते हैं। 1, संख्याओं को संदर्भ में रखो, किसी भी बड़ी संख्या को अनुपात में देखो। 2, कंपैरिजन करो, जैसे इस बार की स्थिति पिछली बार से बेहतर है या 3, सही पैमाने का इस्तेमाल करो, केवल कितने लोग नहीं बल्कि कुल कितना प्रतिशत देखो। सीख, रोलिंस का कहना है कि बड़ी संख्या हमेशा बड़ी समस्या नहीं होती। असली समझ तब आती है जब हाँ आंकड़ों को संदर्भ, अनुपात और तुलना में रखते हैं। निष्कर्ष, दुनिया को सही तरह से समझने के लिए साइज इंस्टिंक्ट पर काबू पाना होगा। हेंस रोलिंग कहते हैं, आकार को संदर्भ में देखो तभी सच दिखेगा। अध्याय 6, जनरलाइजेशन इंस्टिंक्ट, सामान्यीकरण की प्रवृत्ति। दोस्तों, हेंस रोलिंग बताते हैं कि इंसान दिमाग अपनी एक स्वाभाविक आदत है जनरलाइजेशन यानी सामान्यीकरण करना। हम चीज़ों को जल्दी जल्दी समझने के लिए उन्हें कैटेगराइज में बांटते हैं, लेकिन कई बार यह आदत हमें गलत निष्कर्ष पर पहुंचा देती है। सामान्यीकरण क्या है? जब हम कहते हैं अफ्रीका गरीब है, मुसलमान हिंसक होते हैं, चीन सारा सामान सस्ता और घटिया बनाता है, तो हम पूरे महाद्वीप, धर्म या देश को एक ही रंग में रंग देते हैं। इसे रोलिंग्स कहते हैं जनरलाइजेशन इंस्टिंक्ट कहते हैं। जनरलाइजेशन की समस्या। 1, हर जगह विविधता होती है। अफ्रीका में नाइजीरिया और इथियोपिया जैसे देश गरीब है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया के कई शहर तेजी से विकसित हो रहे हैं। पूरे महाद्वीप को गरीब कहना गलत है। 2, लोग और परिस्थितियों को गलत समझना। अगर हम कहते हैं सभी प्रवासी अपराधी है तो हम हजारों मेहनती और ईमानदारी प्रवासियों को नजरअंदाज कर देते हैं। 3, सुधार और प्रगति नहीं दिख पाती।
हम सोचते हैं कि गरीब देश कभी बदलते नहीं है, जबकि हकीकत में एशिया और अफ्रीका में कई देशों ने पिछले दशकों में तेजी से विकास किया है। मीडिया और जनरलाइजेशन। मीडिया और राजनीति अक्सर सामान्यीकरण की ओर बढ़ाते हैं। उदाहरण, अगर किसी देश में आतंकवादी हमला हुआ तो मीडिया कहता है यह देश असुरक्षित है, जबकि सच है कि हिंसा सिर्फ कुछ गिने चुने हिस्सों में होती है। जनरलाइजेशन इंस्टिंक्ट के खतरे। एक, भेदभाव और पूर्वाग्रह पैदा होता है। लोग नस्ल, धर्म या देश के आधार पर दूसरों को जज करने लगते हैं। दो, गलत नीतियाँ और फैसले लिए जाते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि अफ्रीका गरीब है तो वह निवेश नहीं करेंगे, जबकि कई अफ्रीकी देशों में तेजी से विकास हो रहा है। 3, हमारी समझ सीमित हो जाती है। दुनिया की विविधता और प्रगति देखने की क्षमता खत्म हो जाती है। रोजलिंग का समाधान है। हेंस रोजलिंग जनरलाइजेशन से बचने के लिए कुछ तरीके बताते हैं। समूहों के भीतर विविधता देखें। हर देश, धर्म या संस्कृति के भीतर अलग अलग तरह के लोग और परिस्थितियां होती है। 2, औसत से आगे सोचो। सिर्फ औसत या आय औसत की शिक्षा देखकर पूरे देश को जज मत करो। देश के भीतर बहुत फर्क हो सकता है। 3, समानताओं पर ध्यान दो। लोग चाहे अमीर हो या गरीब हो, गांव में हो या शहर में, उनकी मूलभूत जरूरतें लगभग एक जैसी ही होती है। सीख। रोजलिंग कहते हैं दुनिया को समझने का सही तरीका है अंतर और समानता दोनों को देखना। जनरलाइजेशन इंस्टिंक्ट हमें हम बनाम वे की सोच से में फंसा देता है, लेकिन जब हम विविधता को स्वीकारते हैं और समानता को पहचानते हैं तभी दुनिया की असली तस्वीर साफ होती है। अध्याय 7, डेस्टिनी इंस्टिंक्ट, भाग्य की प्रवृत्ति। दोस्तों, हैंस बताते हैं कि इंसानों की एक गहरी सोच यह होती है कि लोग संस्कृतियों को देश को किस्मत पहले से तय होती है, यानी ये लोग कभी नहीं बदल सकते या इस देश के हालात हमेशा ऐसे ही रहेंगे। इसे ही डेस्टिनी इंस्टिंक्ट कहा जाता है। डेस्टिनी इंस्टिंक्ट का मतलब। डेस्टिनी इंस्टिंक्ट तब सामने आता है जब हम मान लेते हैं कि मुस्लिम देश हमेशा गरीब रहेंगे, अफ्रीका कभी विकसित नहीं होगा, गरीब हमेशा गरीब रहेंगे, महिलाएं हमेशा पुरुषों से कमजोर रहेंगी। यह सोच हमें इस बात नज़रअंदाज कर देती है कि समय, शिक्षा, तकनीक और अवसरों से लोग और समाज बदल सकते हैं। असली दुनिया का सच। हिंस रोजिंग बताते हैं कि एक परिवर्तन लगातार हो रहा है। 100 साल पहले यूरोप में भी गरीबी, भुखमरी और बीमारियां आम थी, लेकिन समय के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार आया और सब बदल गया। 2, महिलाओं की स्थिति का उदाहरण। पहले कई देशों में महिलाओं पढ़ नहीं पाती थी, वोट नहीं दे पाती थी। आज शिक्षा और समान अधिकार के कारण स्थिति पूरी तरह बदली है। 3, अफ्रीका और एशिया का विकास। पहले एशिया देशों में हमेशा गरीब माना जाता था, लेकिन आज चीन, भारत, वियतनाम जैसे देशों ने तेजी से विकास करके यह मिथक तोड़ दिया है। डेस्टिनेसी इंस्टिंक्ट के खतरे। एक, लोगों की क्षमता पर शक करना। हम मान लेते हैं कि कुछ समाज या देश कभी तरक्की नहीं कर सकते। 2, गलत की नीति बनाना। अगर हम सोचते हैं कि अफ्रीका का भाग्य गरीब है तो वहाँ निवेश और मदद करने की इच्छा शक्ति कम हो जाएंगी। 3, आशा और प्रेरणा खत्म हो जाती है। जब लोग मान लेते हैं कि उनकी स्थिति कभी नहीं बदलेंगी तो वे मेहनत और सीखने का प्रयास छोड़ देते हैं। रोजलिंग का समाधान। रोजलिंग कहते हैं कि डेस्टिनेसी इंस्टिंक्ट से बचने से हमें एक इतिहास देखना चाहिए। याद रखो कि आज विकसित देश कभी गरीब थे। यह साबित करता है कि हालात बदल सकते हैं। 2, धीरे धीरे होने वाले बदलाव पर ध्यान दो। बदलाव हमेशा अचानक नहीं होता, लेकिन समय के साथ बड़े परिवर्तन होते हैं, जैसे परिवार का आकार कम होना, जीवन प्रत्यक्ष बढ़ना, महिलाओं की संख्या। 3, डेटा पर भरोसा करें, धारणा पर नहीं। आंकड़े है कि लगभग हर देश में स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन पर स्तर लगातार बेहतर हो रहा है। रोज दिन का संदेश साफ है। कोई भी देश, समाज या संस्कृति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। डेस्टिनी बदल सकती है और यह बदलाव धीरे धीरे शिक्षा, अवसर और नवाचार से आता है। डेस्टिनी इंस्टिंक्ट हमें निराश और पक्षपाती बना सकता है, लेकिन जब हम समझते हैं कि बदलाव संभव है तो हम न सिर्फ दूसरे पर विश्वास करते हैं बल्कि खुद भी बदलने की कोशिश करते हैं। अध्याय 8, सिंगल पर्सपेक्टिव इंस्टिंक्ट, एक ही दृष्टिकोण पर निर्भरता। हैंस कहते हैं कि इंसान अक्सर किसी भी समस्या को सिर्फ एक ही नजरिया
से समझने की कोशिश करता है। यह सोच खतरनाक है क्योंकि असली दुनिया बहुत जटिल है और एक ही दृष्टिकोण से पूरे सच को नहीं समझा जा सकता। सिंगल पर्सपेक्टिव इंस्टिंक्ट का मतलब है जब डॉक्टर हर बीमारी का इलाज सिर्फ एक बड़ा दवा से करना चाहे, जब कोई नेता हर समस्या का समाधान सिर्फ एक नीति में खोजे, जब हम मान लें कि टेक्नोलॉजी ही हर समस्या का हल है या सरकार ही सब कुछ बदल सकती है, यानी हर चीज़ को एक ही चश्मे से देखना और बाकी पहलुओं को नज़रअंदाज करना। असली दुनिया का सच हैंस बताते हैं कि एक हर समस्या बहुआयामी होती है। गरीब सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, इसे में शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसर और सामाजिक असमानता को भी शामिल है। दो, एक समाधान सब पर लागू नहीं हो सकता। उदाहरण, अगर हम सोचे कि आर्थिक विकास ही सब कुछ ठीक कर देगा तो यह गलत है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण को भी साथ लेकर चलना होगा। तीन, विज्ञान और आंकड़े दिखाते हैं कि हर क्षेत्र अलग है। एक देश का मॉडल दूसरे देश पर हमेशा काम नहीं करता। सिंगल पर्सपेक्टिव इंस्टिंक्ट के खतरे, एक, गलत नीतियाँ और फैसले। अगर हम सिर्फ एक पहलू देखें तो समाधान अधूरा होगा। तो पक्षपात और अंधविश्वास, हम मान लेते हैं कि हमारा तरीका सबसे सही है। तीन, वास्तविकता से दूरी, एक ही दृष्टि पर टिके रहने से हम बच्चे चित्र को खो देते हैं। रोलिंग्स का समाधान, हैंस कहते हैं कि सिंगल पर्सपेक्टिव इंस्टिंक्ट से बचने के लिए हमें एक कई दृष्टिकोण अपनाने होंगे। किसी भी समस्या को अलग अलग कोण से देखना होगा। उदाहरण, जलवायु परिवर्तन सिर्फ विज्ञान का मुद्दा नहीं बल्कि राजनीति, अर्थशास्त्र और संस्कृति से भी जुड़ा है। दो, एक समाधान पर निर्भर मत रहो, बदलाव लाने के लिए कई छोटे छोटे प्रयास मिलकर काम करते हैं। तीन, डेटा और तथ्यों का संतुलित प्रयोग करो, आंकड़े हमें यह समझने में मदद करते हैं कि कौन सा समाधान किस स्थिति में काम करेगा। प्रोसदिन का संदेश साफ साफ है, हर समस्या का हल एक दृष्टिकोण में मत ढूंढो। दुनिया जटिल है और असली बदलाव के लिए हमें अलग अलग विचारों, रणनीतियों और दृष्टिकोण का साथ लेना होगा। सिंगल पर्सपेक्टिव इंस्टिंक्ट हमें सीमित सोच में कैद कर देता है, लेकिन जब हम अलग अलग दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो समाधान ज़्यादा असरदार और वास्तविकता बनता है। अध्याय 9, ब्लेम इंस्टिंक्ट। हैंस कहते हैं कि इंसान की और एक बड़ी आदत है ब्लेम इंस्टिंक्ट, यानी किसी भी समस्या कारण तुरंत किसी व्यक्ति, संस्था और समूह पर डाल देना। असलियत यह है कि दुनिया में ज़्यादातर समस्या इतनी जटिल होती ही नहीं है। उन्हें सिर्फ किसी एक इंसान या संस्था पर थोप देना ही पूरी सच्चाई नहीं बनता। ब्लेम इंस्टिंक्ट क्या है? जब भी कोई मुश्किल या संकट आता है तो लोग तुरंत दोषी ढूंढने लगते हैं। कोई सरकार को दोष देता है, कोई मीडिया या कंपनी को जिम्मेदार ठहराता है और कभी-कभी हम पूरी जाति, धर्म या देश पर आरोप लगा देते हैं। इस दिमाग का भी शॉर्टकट है। हम मान लेते हैं कि अगर दोषी मिल गया तो समस्या का हल भी मिल जाएगा। ब्लेम इंस्टिंक्ट के खतरे, एक, असल समस्या छिप जाती है। हम व्यक्ति को दोष ठहराते हैं लेकिन असली कारण सिस्टम या परिस्थितियों में छिपा होता है। जैसे सड़क हादसों में सिर्फ ड्राइवर को दोष देना, जबकि असली वजह खराब सड़क या नियमों की कमी हो सकती है। दो, नफरत और विभाजन का फैसला, किसी समूह या देश को दोष देने से तनाव और भेदभाव बढ़ता है। तीन, समाधान रुक जाता है, दोषारोपण करने से हम वास्तविकता सुधार की तरफ कदम नहीं बढ़ाते। हैंस रोलिंग का दृष्टिकोण, एक, व्यक्ति नहीं सिस्टम को देखो। समस्या अक्सर नीतियाँ, ढांचे और संसाधनों की कमी से जुड़ी होती है, न कि केवल किसी एक व्यक्ति की वजह से। दो, डेटा पर भरोसा करो, डेटा हमें दिखाता है कि असली कारण क्या है और क्या सुधार की जरूरत है। तीन, सहयोग पर जोर दो, दोष देने की बजाय मिलकर समस्या हल करने की कोशिश करो। उदाहरण, बीमार का प्रकोप, लोग तुरंत सरकार या डॉक्टर को दोष दे रहे हैं, लेकिन असली कारण हो सकता है जागरूकता की कमी, साफ सफाई की कमी या संसाधनों की कमी। गरीबी में अक्सर नेताओं को दोष दिया जाता है, लेकिन यह शिक्षा, अवसर और वैश्विक अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा मुद्दा है। से हैंस का स्पष्ट संदेश है, दोष देना आसान है लेकिन समाधान तभी मिलेगा जब हम व्यक्तियों की बजाय सिस्टम और तथ्यों पर ध्यान दें।
ब्लेम इंस्टिंक्ट हमें असली समस्याओं से भटका देता है, लेकिन जब हम डेटा, सिस्टम और सहयोग सहयोग की ओर ध्यान लगाते हैं तो असली और स्थायी बदलाव संभव हो सकता है। अध्याय 10 अर्जेंसी इंस्टिंक्ट तुरंत कार्रवाई करने की प्रवृत्ति। हेंस बताते हैं कि दुनिया में एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, हर चीज़ को तुरंत और जल्दी करने की आदत। हम सोचते हैं कि अगर हम तुरंत कम कदम नहीं उठाया गया तो बड़ी तबाही हो जाएगी, लेकिन यह सोच अक्सर हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। अर्जेंसी इंस्टिंक्ट का क्या है? हमें लगता है कि अभी या कभी नहीं, तो हम घबरा कर जल्दबाजी में फैसले करते हैं। मीडिया अक्सर खतरों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है और कहता है कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। यह दबाव दबाव हमें तार्किक सोच से दूर कर देता है और हम समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर देखने लगते हैं। अर्जेंसी इंस्टिंक्ट के खतरे। एक, जल्दबाजी हमें गलत फैसले। बिना सही डेटा या जानकारी के लोग तुरंत बड़े कदम उठा लेते हैं। उदाहरण, किसी अफवाह पर तुरंत प्रतिक्रिया देना। दो, डर और तनाव बढ़ाना। जब हमें लगता है कि सब कुछ अभी तुरंत बदलना है तो हम चिंता और घबराहट में जीने लगते हैं। तीन, लंबी अवधि के समाधान ध्यान रुक जाना। जब हम पूरा ध्यान तुरंत पर होता है तो स्थायी समाधान पर ध्यान नहीं हो जाता। हैंस रोलिंग्स का दृष्टिकोण। डेटा और तथ्यों पर भरोसा करो। अगर कोई कहता है सब खत्म हो जाएगा तो रुककर डेटा देखो। वास्तविकता अक्सर उतनी खतरनाक नहीं होती जितनी दिखाई जाती है। दो, शांत रहो और सोचो। तुरंत फैसले लेने के बजाय समय लेकर समस्या का गहराई से विश्लेषण करो। तीन, लंबी अवधि के समाधान पर ध्यान दो। जल्दी जल्दी उठाए गए कदम अस्थायी होते हैं, असली बदलाव धीरे धीरे आता है। उदाहरण, स्वास्थ्य संकट। किसी बीमारी का प्रकोप होने पर मीडिया कहता है अगर अभी कार्रवाई नहीं हुई तो पूरी दुनिया खतरे में है, लेकिन डेटा दिखाता है कि स्थिति नियंत्रण में है और विज्ञापन लंबे समय तक समाधान ढूंढ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन। लोग घबराकर तुरंत बड़े फैसले की मांग करते हैं, लेकिन असली काम लगातार छोटे स्थायी कदम उठाने से होते हैं। सीख। हैंस हमें सिखाते हैं कि अगर कोई कहे कि अभी तुरंत ही कार्रवाई करनी होगी तो रुककर सोचो, जल्दी मत करो। असली बदलाव धैर्य और तथ्यों के आधार पर होता है। अर्जेंसी इंस्टिंक्ट हमें घबराकर जल्दबाजी में गलत फैसले लेने दिलवाता है, लेकिन अगर हम शांत रहकर डेटा पर भरोसा करके और लंबी अवधि के समाधान पर ध्यान दें तो समस्याओं को वास्तव में हल किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने हेंस रॉगिन की शानदार किताब फैक्टफुलनेस की गहराई को समझा। यह किताब हमें सिखाती है कि दुनिया उतनी डरावनी, खतरनाक और निराशजनक नहीं है जितनी हमें अक्सर दिखाई जाती है, बल्कि वास्तविकता यह है कि दुनिया लगातार बेहतर हो रही है, लेकिन हमारी सोच, हमारे पूर्वाग्रह और हमारी प्रवृत्तियां हमें सच्चाई देखने से रोक रही है। फैक्टफुलनेस का असली संदेश। डेटा पर भरोसा करो, तथ्यों से सीखो और डर का गलत धारणाओं से मुक्त होकर दुनिया को वैसा देखो जैसी वह वास्तव में है। हमने क्या सीखा? पूरी किताब में हमें 10 इंस्टिंक्ट्स के बारे में सीखा। एक, गैप इंस्टिंक्ट्स, अमीर और गरीब के बीच केवल दो वर्ग देखने की आदत। दो, नेगेटिव इंस्टिंक्ट, हमेशा बुरी खबरों पर ध्यान देना। तीन, स्ट्रेट लाइन इंस्टिंक्ट, यह मानना कि सारी चीज़ों एक सीधी रेखा में बढ़ती है। चार, फियर इंस्टिंक्ट, डर की वजह से वास्तविकता की विकृति करना। पाँच, साइज इंस्टिंक्ट, चीज़ों को उनके असली आकार से ज़्यादा बड़ा समझ लेना। छः, जनरलाइजेशन इंस्टिंक्ट, कुछ उदाहरणों से पूरी तस्वीर बना लेना। सात, डेस्टिनी इंस्टिंक्ट, यह मानना कि लोग और संस्कृति कभी नहीं बदलेगी। आठ, सिंगल पर्सपेक्टिव इंस्टिंक्ट, हर समस्या को एक ही दृष्टिकोण से देखना होगा। 6, ब्लेम इंस्टिंक्ट, किसी एक व्यक्ति या समूह को दोष देना। 10, अर्जेंसी इंस्टिंक्ट, यह मान लेना कि अभी तुरंत कार्रवाई करनी होगी वरना सब खत्म हो जाएगा। इन सभी प्रवृत्तियों से हम समाधान रहना चाहिए क्योंकि ये हमें गलत निष्कर्षों और डर की ओर ले जाता है। हैंस का संदेश। हैंस रॉलिंस कहते हैं कि अगर हम तथ्यों को समझना शुरू करें तो हम पाएंगे कि दुनिया में गरीबी लगातार घट रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा पहले से बेहतर है, औसत जीवन प्रत्याशा अब पहले से कहीं ज़्यादा है
और इंसानियत ने पिछले 100 सालों में जितनी प्रगति की है उतनी कभी नहीं की थी। यानी समस्याएं अभी भी है, लेकिन दुनिया उतनी बुरी नहीं है जितनी हम सोचते हैं। हमारी जिम्मेदारी। इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण सबक है होपफुल रियलिज्म। मतलब दुनिया को न तो अंधेरों चश्मों से देखो, न ही केवल चमत्कार लेंस से, बल्कि तथ्यों के आधार पर संतुलित दृष्टिकोण बनाओ। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। डर के बजाय डेटा पर भरोसा करना होगा। जल्दबाजी की बजाय धैर्य रखना होगा। दोष के बजाय समाधान ढूंढना होगा। और सबसे जरूरी, नकारात्मकता छोड़कर दुनिया में वो हो रही सकारात्मक प्रगति को देखना होगा। आपसे सवाल। दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप भी अपनी सोच को फैक्टफुल बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी मीडिया और अफवाहों के बजाय सही डेटा और तथ्यों पर भरोसा करेंगे? और क्या आप भी अपने जीवन में नकारात्मकता की जगह संतुलन को और आशावाद लाएंगे? अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को बदला है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक किताब की समरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए दोस्तों, असली ताकत डर में नहीं बल्कि तथ्यों को देखने की क्षमता में है। और असली समझ नकारात्मकता में नहीं बल्कि उम्मीद के और यथार्थ के बीच संतुलन है। धन्यवाद। आप जाइए और दुनिया को फैक्टफुलनेस के नज़रिए से देखना शुरू कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली समरी में।